यस, 9th क्लास। अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इसकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। देखो, इस तरह से भी हम वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये इक्वल होने चाहिए। देखो, ग्राफिक फॉर्म में जो हमने देखा था, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जस्ट अ मिनट। इस तरह से मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब देखो, इस फॉर्म में, इन दिस वे, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? साउंड वेव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 8th में भी कुछ कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? जो इसके अपर और लोअर पोर्शन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं। अ साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर दिस, विच रिप्रेजेंट्स लो डेंसिटी and pressure change when the sound waves move in a medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time. मतलब जो डेंसिटी और प्रेशर वेरी करता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, जब प्रेशर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एज अ गिवन टाइम, ये वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। ओके, कंप्रेशन क्या है? दीज आर द रीजन जब पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं, पास होते हैं। सब मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बुक में से रीड कर रही हूँ अब। और इनको क्या दिखाते हैं? अपर पोर्शन ऑफ कर्व से। द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो, जहाँ पर कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, उसको बोला जाता है क्रस्ट। ये क्या होता है? ये जो पीक होती है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और जो नीचे वाला है, जो लोएस्ट पोर्शन इसका होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। अपर पोर्शन है इसका क्रस्ट, और जो लोअर पोर्शन है वो क्या है? ट्रफ। ओके, अब देखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे 8th में ये बताया था आपको, मान लो 1 सेकेंड में जितनी बार हम इसको बीट कर पा रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी? ऑसिलेशन समझते हो ना? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? इधर उधर जाना। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जाना। जैसे पेंडुलम होता है एक, जैसे ये है, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ वो मूव करता है। पहले यहाँ होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आके पूरा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ, फिर वापस। जब लेफ्ट राइट पूरा राउंड लगाकर वो वापस आता है, एक राउंड जब उसका पूरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। और 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस पूरी हो पाती हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ना? अगर एक चीज़ को 1 2 3 4 5, अगर मैंने 1 सेकेंड में इसको कर दिया बीट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। ठीक है। जैसे इसकी देखो, एक ऑसिलेशन क्या हुई? 1 2। ये यहाँ पे मत काउंट कर लेना, ऐसे नहीं कि ये 1 ये 2। जब पूरा ऊपर और नीचे वाला राउंड पूरा कंप्लीट होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है ना? 3 ऑसिलेशन इस तरह से पूरी हो गई, तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इसकी? 3। फ्रीक्वेंसी, ये बात तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसको क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में आई थिंक नहीं था, ये आपको बताना जरूरी है, लेकिन था क्या? हाँ चलो छोड़ो। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन के होने में जितना टाइम लगता है, मान लो 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन या 2 ऑसिलेशन हो गई, 2 ऑसिलेशन हो गई, तो एक के होने में जितना टाइम लगा, एक के होने में जितना टाइम लगा कितना होगा? हाफ सेकेंड। 1 सेकंड में हो रही हैं 2, तो एक कितने सेकंड में होएगी? हाफ सेकंड में। 2 का हो गया 1/2। अगर 3 होता तो हो जाता 1/3। अगर 5/4 होता तो वो क्या हो जाता? 4/5। ओके, तो क्या पता चला आपको यहाँ से? जो फ्रीक्वेंसी होती है इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोई डाउट है? पूछना है कुछ यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यू बोलते हैं इस साइन को, न्यू ऐसे डाल देना, इज इक्वल टू 1/t, या फिर t इज इक्वल टू 1/न्यू। ये फॉर्मूला याद रखोगे, बहुत इजी है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट पता है क्या थे? ऊपर वाले जो इनकी पीक है। ट्रफ क्या थे? नीचे वाले। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है इसको? वेवलेंथ। वेवलेंथ को लिखते किससे हैं? लैम्डा से। ऐसे करके ऐसे साइन डाल देना बस आप। क्या होता है ये? लैम्डा। बुक में देखना यूँ ही लिखा हुआ है। अब ऑफलाइन होती तो मैं आपसे लिखने की प्रैक्टिस कराती, लेकिन आप ऐसे करके इस तरह का साइन डाल देना, ये वाला ऐसा। ये क्या होता है? लैम्डा। वेवलेंथ को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बताओगे वेवलेंथ को? द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive trough and 2 consecutive trough is called वेवलेंथ। जरूरी नहीं है दोनों का मेजर करना है आपको, किसी एक का। यहाँ से यहाँ का करोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ और यहाँ का मेजर करोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ और यहाँ का करोगे तो भी क्या होगा? सेम आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। The distance between 2 consecutive crusts or 2 consecutive trough is called wavelength. I think consecutive का मतलब आपको पता होगा, I hope so, मतलब लगातार। ये नहीं कि इसके बाद आप इसका इससे मेज़र कर लो। जो 2 लगातार है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना होता है। ओके, अच्छा अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड यानी वेलोसिटी। वैसे वो चैप्टर हमने नहीं किया, लेकिन स्पीड की जब डायरेक्शन हो जाती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसको लिखा जाता है v से। किससे लिखा जाता है स्पीड को? वेलोसिटी, v। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पता है ना डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बहुत ही ध्यान से देखना, जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ। अगर आप मान लो स्कूटी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, इतनी स्पीड आपकी कांस्टेंट है, 3 घंटे तक आप चलाते रहते हो, तो टोटल आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? 150 किलोमीटर ना।
ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया 150, स्पीड कितनी हुई 50, टाइम कितना हुआ 3। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर हम इनके केस में लें 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, स्पीड यानी वेलोसिटी इसको लिखते हैं v से, टाइम को किससे लिखते हैं t से। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है लैम्डा इज इक्वल टू वी टी। याद रखना इस फॉर्मूले को, याद क्या रखना, सारे जो फॉर्मूले हैं एक दूसरे से निकले होते हैं। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप इनके रट्टे लगाओ। कुछ पूछना है, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी। एक चीज मैंने और बताई थी आपको, टी क्या होता है 1/ν। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है ना, दिमाग खोलकर मेरी बात सुनो अब ध्यान से, टी इज इक्वल टू 1/ν। v क्या हो गया ये 1/ν, 1/ν सॉरी, ऐसे लैम्डा क्या हो गया v 1/ν, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई v/μ। यहाँ पर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और ये जो म्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रीक्वेंसी को। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यूँ भी लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये जो बॉक्स में है ना, ये फॉर्मूले आपको जरूर करने हैं, ये इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। कुछ पूछना है आपको यहाँ तक? अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद, तो आप ये 5 मिनट की वीडियो मतलब 6 से लेकर 12 मिनट तक, 11-12 मिनट तक दोबारा देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज हियर, आप ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो। एक मिनट, देखो अब कर लेते हैं हम, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली कोई इवेंट कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, मतलब ये एग्जांपल कई बार दे चुकी हूँ, एक ड्रम को आप बीट कर रहे हो, 1 सेकेंड में जितनी बार उसको बीट कर पाते हो तो वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम, जो डेंसिटी है मीडियम की ऑसिलेट करेगी बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू, या कभी वो मैक्सिमम होगी और कभी क्या होगी वो मिनिमम। हाँ, इसमें एक एम्पलीट्यूड रह गया बताना, मैं बताऊंगी, पहले आप इतना देख लो ध्यान से। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, अगेन टू द मैक्सिमम, मतलब छोड़ो ना, मैक्सिमम से पहले मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा धीरे धीरे कम होते होते वो सबसे कम हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इनके बीच में चेंजेस होते हैं, जो चेंज होता है इसकी वजह से ही एक कंप्लीट ऑसिलेशन होती है। बताया था मैंने आपको, एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ से बड़ी कम हुई, फिर दोबारा जब मैक्सिमम हुई, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। यहाँ तक जाकर एक ऑसिलेशन आपकी कंप्लीट होती है। ओके, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम, इससे क्या है वन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। जो नंबर है सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। पता होना चाहिए आपको व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, अगर हम इसको काउंट कर पाएँ, वी विल गेट द ग्रोस पर यूनिट टाइम, मतलब हमें मिल जाएगा कि एक यूनिट टाइम में कितनी बार वो मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है हर्ट्ज, HERTZ। शॉर्ट फॉर्म में इसको HZ से भी लिख सकते हो। किससे लिख सकते हो?
XZ से। जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, हम उसको M से लिखते हैं। वेट की, मास की यूनिट किलोग्राम है, हम उसको kg लिख देते हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, हम उसको XZ लिख लेते हैं। जो टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम लगता है फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन में इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? T से। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। वैसे तो मिनट, आवर, डे, ईयर, मंथ कुछ भी मत लिखाना, टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। फॉर्मूला आपको बता दिया 1/d। अब कुछ मतलब और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक फ्लूट है, एक वायलिन है, ड्रम है, सबकी आपकी कानों में आवाज़ अलग अलग आती है ना, सबकी पिच अलग अलग होती है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब वो फास्ट हो रहा होगा। ऐसे नहीं है कि फ्रिक्वेंसी आ रहा है तो आवाज़ तेज़ होगी और फ्रिक्वेंसी कम है तो आवाज़ कम होगी, मतलब वो फास्ट होगा। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी। थोड़ा सा रिकॉल करो, 8th में आपने क्या पढ़ा था? पिच ज़्यादा होगी तो मतलब वो साउंड क्या होगा? श्रिल होगा। आवाज़ तीखी होगी, आवाज़ तीखी होगी, उसको आप दूर से सुन सकते हो, चाहे वो कम हो लेकिन फिर भी आप उसको दूर से सुन सकते हो। जैसे एक मतलब कोई जो रेफरी वगैरह होते हैं किसी भी गेम के लिए सीटी बजाते हैं, विसल बजाते हैं, ड्रम का यूज़ नहीं करते। चाहे एक विसल की साउंड ड्रम के जितनी लाउड ना हो लेकिन उसकी पिच हाई होती है तो वो दूर तक सुनी जा सकती है। एक और एग्जांपल या एक कंपैरिजन और करते हैं। एक तो लायन की रोर मतलब शेर का दहाड़ना, और एक कोयल की आवाज़। मतलब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की आवाज़ कम होती है, चाहे उनसे थोड़ी सी मतलब चाहे लायन के जितनी लाउड नहीं होती लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ तीखी होती है, शार्प होती है, उसको दूर तक सुना जा सकता है। लेकिन जो एक लायन की रोर है, शेर के दहाड़ने की आवाज़ होती है, हैवी होती है, लाउड होती है, ठीक है ना, लेकिन उसको दूर तक नहीं सुन सकते। फ्रिक्वेंसी से हम ये नहीं बोल सकते कि वो आवाज़ तेज़ होगी। फ्रिक्वेंसी और लाउडनेस का कोई लिंक नहीं है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, PITCH पिच, और पिच ज़्यादा मतलब कि वो साउंड क्या होगी? श्रिल होगी। ऐसा माना जाता है क्या होता भी है कि जो एक फीमेल की साउंड होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है एज कम्पेयर टू मेल। कि जो फीमेल्स की साउंड होती है, लड़कियों की जो आवाज़ होती है ना, वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर तक सुनी जा सकती है, बहुत इजीली। यही इन्होंने बोला हुआ है कि हमारा ब्रेन इसी के अकॉर्डिंग इन दो साउंड्स को अलग अलग आंकता है, मतलब अलग तरीके से लिखता है। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है किसको? लाउडनेस को, ठीक है ना। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मतलब कि वो साउंड लाउड है, मतलब कि वो आवाज़ तेज है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा मतलब कि वो आवाज़ मंद है। हाँ, ये होता है, आप कितना धीरे बोलो, तेज़ बोलो, अगर तेज़ बोलोगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे कि मेरी वॉइस में होता है हमेशा। मेरी वॉइस में पिच भी हाई होती है और एम्पलीट्यूड भी हाई होता है, ठीक है ना। अगर आप धीरे बोलते हो तो इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड कम होगा। समझ रहे हो? पूछना है कुछ? पिच और एम्पलीट्यूड इन दोनों को अलग अलग तरह से लेना। एम्पलीट्यूड ज़्यादा मतलब साउंड लाउड, ये गारंटी नहीं है कि दूर तक सुनाई देगा लेकिन होगा बहुत तेज़। पिच ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि लाउड होगा लेकिन सुनाई दूर तक देगा। आवाज़ बहुत तीखी होगी, वो साउंड बहुत क्या होगा? श्रिल होगा। बस यही सब था इसमें। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको आई थिंक इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।